मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेके हम लोग कंटिन्यू तरीके से उसको हल कर रहे हैं। मैंने एक मॉडल पेपर को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया था, दूसरे मॉडल पेपर के आधे पार्ट को मैंने पढ़ाया था और आधे पार्ट को मैंने अगली वीडियो में लाने के लिए कहा था। तो मैंने जो आपको पिछले वीडियो में आपके मॉडल पेपर को पढ़ाया था उसको लेकर के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू हुई है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, क्लास 12 के जो बायोलॉजी के मॉडल पेपर हैं, इसमें हम लोग लगभग 10 मॉडल पेपर को पढ़ेंगे और इस 10 मॉडल पेपर में हमारे 60% जो कि क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो हम लोगों ने एक मॉडल पेपर को काफ़ी अच्छे ढंग से ख़त्म किया हुआ है। अभी दूसरे पार्ट में जो मॉडल पेपर सेकंड था उसके एक पार्ट को हम लोग आधे पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी उसमें जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे और इसके अलावा जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज जो उसके बचे हुए पार्ट हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोगों ने इसके पहले जहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ चुका था उसके बाद जो मैंने आपको लैक्टोपेरान मॉडल तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए किस तरीके से लैक्टोपेरान का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने मैंने कहा था कि आपको मेरा बस ए साइट है कि मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं ताकि आप उस क्वेश्चंस को जाकर के प्रैक्टिस करें और वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है पिछले साल के क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ ही जो आपके पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं हल करा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है लैक्टोपेरान के बाद, जैव उर्वरक क्या है, इनके लाभ बताएं। तो अब देखिए जैव उर्वरक क्या है, जिसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि मैंने जो आपके कुछ आंसर होते हैं उन्हें पहले से ही राइट कर लिया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले से राइट रहते हैं तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने में भी ईजी रहता है और साथ ही साथ कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें दे पाता हूँ। तो देखिए लिखा है जैव उर्वरक पौधों के लिए वृद्धि कारक पदार्थ है तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक है। भूमि, जल एवं वायु प्रदूषित किए बिना कृषि उत्पादन स्तर में अस्थायित्व लाने में। अब देखिए ये जो जैव उर्वरक है ये अब क्या करता है, एक तो कृषि में उत्पादन को बढ़ाता है और साथ ही साथ इससे प्रदूषण भी कम होता है और ये हमें क्या होता है ईजिली अवेलेबल भी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जैव उर्वरक क्या है और इसके क्या लाभ हैं। और इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है लिखा है विब्रक व ओपियोइड्स औषधियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो लिखा है कि ऐसी औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। देखिए लिखा भी है ऐसी औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं, जैसे एम्फेटेमिन। तो इसमें आपको क्लियर आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं आंसर को। मैंने जब आपको औषधियों वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कुछ आपके एल्कोलाइड्स को पढ़ाया था, जिसमें आपके विभ्रमक और ओपियोइड्स में मैंने बताया जैसे चरस है, गांजा है या हीरोइन वगैरह जो कुछ औषधियाँ होती हैं, जो सामक औषधियाँ होती हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं विभ्रमक या फिर ओपिएट्स औषधियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बंध्यता क्या है। देखिए सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे ढंग से आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका बंध्यता क्या है, स्त्रियों में बंध्यता के 4 कारण बताइए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद आंसर आपको राइट करने को मिल जाएगा। तो बंध्यता क्या है, आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके मादा होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कपल्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं बंध्यता कहते हैं। और देखिए बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो इसे हम बंध्यता कहते हैं। और उसके क्या कारण है, 4 कारण बताना है। तो 4 कारण में देखिए चारों कारण आपका लिखा हुआ है। ओव्यूलेशन में भी बोलता, ओव्यूलेशन आपका जो एग का फॉर्मेशन होता है तो एग आपका रिलीज नहीं हो पाता, स्वप्रतिरक्षित कोई विकार हो सकता है, उसके बाद अंतर्गर्भाशयी अस्थानता हो सकती है, या फिर आपके मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा या जिसके कारण बंध्यता हो रही है, जिसे स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका समष्टि एवं समुदाय में क्या अंतर है। अब देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है। समष्टि और समुदाय में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर आपको दिख रहा होगा। मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो समष्टि और समुदाय में आप जानते हैं कि समष्टि क्या है, किसी एक जीव के जातियों का क्या है समूह है,
और आपका समुदाय क्या है, समुदाय में देखिए लिखा है, मैंने अंतर वहाँ पे दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं। अंतर लिखा है समष्टि या आबादी एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे शब्दों में समष्टि या आबादी एक ही प्रकार के जीवों के स्थानीय या संघ का समूह होती है। और जबकि आपका समुदाय जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न पौधों और जंतुओं के समष्टियों के समूह को हम क्या कहते हैं, यानी समष्टियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। जबकि समष्टियों में हम किसी एक विशेष जाति का, वहाँ पे पाई जाने वाली जातियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी जब एक जाति के बारे में अध्ययन करते हैं तो उन्हें समष्टि कहते हैं, और कई सारी समष्टियों का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा गया है। समष्टि में केवल अंतर जातीय संघर्ष होता है, इसमें अंतर जातीय इसमें आपका समष्टि में केवल अंतर जातीय संघर्ष होता है, और इसमें क्या होते हैं, अंतर जातीय संघर्ष होता है। समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती, लेकिन समुदाय अकेले जीवित रह सकता है, क्योंकि समुदाय के अंदर कई समष्टियाँ आती हैं। अगला है आपका समष्टि संपूर्ण पारितंत्र को प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि ये केवल एक जीव को लेकर के है, जबकि जो आपका समुदाय होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर पाता है। और अगला क्वेश्चन आपका, बहुप्रभावी जीन्स घातक जीन्स क्यों होते हैं। अब देखिए बहुप्रभावी जीन्स घातक क्यों होते हैं। बहुप्रभावी जीन्स का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपका अरक्तता का है, जिसमें एनीमिया जिसे हम कहते हैं। देखिए आंसर लिखा गया है कि इन जीन के प्रभाव से प्राणी अथवा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो जीन्स व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु हो सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, घातक जीन्स कहते हैं। और इसके बाद लिखा है जब एक जीन सबसे पहले क्या है कि बहुप्रभावी क्या है, तो जब एक जीन एक से अधिक प्रभाव होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। ऐसा जीन जो कोई भौतिक अभिव्यक्ति लक्षण प्रदर्शित करता है उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। यानी जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका एनीमिया का, जिसे अरक्तता कहते हैं, जिसमें आपकी आरबीसी क्या होती है, उसका शेप जो है कि हंसिए का आकार का हो जाता है। ठीक, बहुप्रभाविता का एक ज्वलंत उदाहरण लाल रक्त कशियों का। अब अगला क्वेश्चन है, डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन करते हुए इसका महत्व बताइए। तो आप जानते हैं कि डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन करने के लिए डीएनए में आपके जानते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उसके बाद फास्फेट समूह होता है, उसके बाद आपके शुगर हुक के मालिक्यूल्स होते हैं। ये मिल करके न्यूक्लियोटाइड की चेन को बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड की चेन ही मिल करके डीएनए के डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके इन क्वेश्चन के आपके प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर आपके 8 से 10 मिनट के वीडियो में समझाया गया है कि किस तरीके से आपका जो डीएनए का निर्माण होता है, किस तरीके से शुगर होते हैं, कितने तरह के शुगर होते हैं, और कौन कौन से फास्फेट समूह क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। तो देखिए जैव विविधता होती क्या है, पृथ्वी पर जीवों की विविधता ही क्या है, जैव विविधता होती है। और जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कुछ तथ्य मैंने लिखा हुआ है। तो लिखा है जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया था, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। 3 मुख्य उद्देश्य में पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता से उपयोग करना, और तीसरा है आपका जैव संरचना के उपयोग पर अधिकतर लोगों तक पहुंच सके, ये हो गया। और इसके अलावा आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में इन संगठनों को लेकर राष्ट्रीय स्तर और राज्यों के स्थानीय स्तर जैव विविधता प्रबंधकों का गठन किया गया है। 2010 में राष्ट्रीय हरित क्रांति का अधिकरण हुआ। इसके अलावा आप जानते हैं कि IUCN है, और इसके अलावा आपका WWF है और BHNS है, जिसे आप जानते हैं कि जो जैव विविधता से संरक्षण है, रेड डाटा बुक वगैरह आपने सुना होगा, जिसमें विलुप्त प्रजातियों के बारे में हम लिखते हैं, जिसमें आपका IUCN जो होती है ये भी हमारी एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो विलुप्त प्राय जीवों को या विलुप्त होने वाले जीवों का क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है। तो ये भी आपका संरक्षण से संबंधित संस्था है। उसके अलावा आपका
एफ भी है और आपका BNHS भी है। अगला क्वेश्चन आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न रोगों से संबंधित, आप जानते हैं कि मैंने आपका चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है, मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था कि मानव में जब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने जो जीन होता है उसको हम ऐड करा करके उसमें इंसुलिन की मात्रा को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा DNA रिकॉम्बिनेशन के अलावा बहुत सारी ऐसी जो ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने में और साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी जैव प्रौद्योगिकी का काफ़ी रोल है। अगला क्वेश्चन है आपका संवाहक क्या है, एक अच्छे संवाहक में क्या गुण होने चाहिए। जब मैं आपको DNA रिकॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने संवाहक बताया था, और संवाहक क्या है, ई कोलाई होता है। और ई कोलाई के बारे में मैंने बताया था कि ई कोलाई का जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, उस प्लाज्मिड को हम DNA से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं लाइगेज के द्वारा और उसमें रेप्लिकेशन होने देते हैं। तो संवाहक का मतलब वेक्टर होता है, और वेक्टर क्या करता है, ऐसा वेक्टर जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और जिसमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता क्या हो, अच्छी होती है। तो ये आपका एक अच्छा संवाहक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन और बढ़ोत्तरी की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो द्विबीजपत्री में जो मैंने आपको एंजियोस्पर्मी प्लांट में पढ़ाया है कि मोनोकाट और डाइकाट को आपका डिटेल में अध्ययन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसमें किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्राइसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी नहीं, आपके ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं, जबकि आपने डिप्लॉइड तक पढ़ा होगा किस तरीके से जो आपके दो अलग अलग युग्मक होते हैं किस तरीके से एक को और साथ ही साथ ध्रुवीय केंद्रक को कैसे आपका फर्टिलाइज करते हैं। इसके बाद आपका लिखा है अथवा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपके अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया जाता है जिससे कि आपको अगर वो क्वेश्चन ना आ रहा तो इसका अथवा है पुष्पी पादपों में परागण के विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग पहला मॉडल पेपर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से परागण होता है। परागण में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प का परागण होता है उसका वर्तिकाग्र पे पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण में आपका स्वपरागण और परपरागण होता है। ठीक, तो इसको लेकर के इसमें कीटों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, तो कई सारे इसके टाइप होते हैं। तो जो आपका बायोलॉजी का दूसरा मॉडल पेपर था उसको लेकर के हमने पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट था आंसर को लेकर के मैंने दिया और साथ ही साथ यहाँ पे आंसर राइट भी हुआ था। मेरा मोटिव है कि आपको क्वेश्चंस पता रहे जिससे जाकर के आप उस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें और वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए तो आप उसे अच्छे ढंग से लिख पाएँ। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक आप वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।